और चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। गुजरात के रण में सीएम योगी लगातार धुआंधार प्रचार करते नजर आ रहे हैं। आज एक बार फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात के चुनावी रण में प्रचार करेंगे। खेड़ा, पोरबंदर जिलों में जनसभाओं को संबोधित सीएम योगी की ओर से किया जाएगा। इससे पहले भी कई जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इस कड़ी में एक बार फिर आज प्रचार करते नजर आएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे मैदान में डटे हुए हैं। लगातार एक के बाद एक अलग अलग क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया जा रहा है और सीएम योगी भी लगातार इन चुनावों में प्रचार कर रहे हैं। खेड़ा, पोरबंदर जिलों में आज जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गुजरात में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे और उससे पहले लगातार धुआंधार प्रचार भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी है। और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं, हमारी सहयोगी अनूप कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो गुजरात में चुनावी रण है उसमें नजर आ रहे हैं। लगातार प्रचार प्रसार उनकी ओर से किया जा रहा है। आज भी कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। क्या कुछ उनका कार्यक्रम आज का रहने वाला है? देखिए रितेश, दूसरी बार चुनाव प्रचार के लिए गुजरात के लिए करीब 11:40 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात के रवाना होंगे। वहां 3 जो कार्यक्रम है 3 जगह वहां पर जनता को संबोधित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। निश्चित रूप से रितेश, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपयोगिता भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम है। और गुजरात एक ऐसा प्रदेश है, गुजरात से ही पूरे देश में अगर भाजपा की बात करें तो एक गुजरात मॉडल उसमें पेश किया गया था 2014 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। तो गुजरात अपने आप में एक सक्षम है। गुजरात भाजपा के लिए एक मॉडल की तरीके से पूरे देश में जाना जाता है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश भी कहीं कम नहीं है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो चाहे हिमाचल में चुनाव हो या फिर बिहार में हो या छत्तीसगढ़ में हो, तमाम जो प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के साथ साथ वो चुनाव प्रचार करने के लिए भाजपा की तरफ से जाते हैं। हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है। निश्चित रूप से भारतीय पार्टी पूरी कोशिश करती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करने जाते हैं तो निश्चित रूप से वहां जो जन सैलाब होता है वो भी देखने लायक होता है। इसलिए जो थी गुजरात में, वहां पर एक जनसभा जब संबोधित किया था तो काफी पर भीड़ इकट्ठा हुई थी। एक जन सैलाब था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के भी लोग आए थे। हालांकि गुजरात के बाद प्रदेश में भी बीजेपी बेहतर काम किए हैं, कानून व्यवस्था सुधारी है, विकास को लेकर काफी काम किए हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जब किसी प्रदेश में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश का मॉडल वहां पर रखते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों किस तरीके से था और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश विकास की ऊंचाइयों पे आर्थिक स्थिति को सुधारा है, कानून व्यवस्था में सही की। ये सब चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश का एक मॉडल एक फिर मुख्यमंत्री बताते हुए गुजरात नजर आएंगे। निश्चित रूप से वहां की जनता एक बार उनसे अपील करेंगे कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और उनका फायदा भी देख, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया है। सीएम योगी की उपयोगिता का आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा सीएम योगी को प्रचार में लगाया जा सके। चूंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार ने जो कुछ काम किए हैं, जिनका वो लगातार दावा कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, जिसमें कानून व्यवस्था है, निवेश को आकर्षण करना हो या फिर जो अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम जो उठाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इन तमाम मुद्दों का जिक्र यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात के रण में भी कर रहे हैं। इसका असर किस तरह से जमीन पर दिखाई देता है, इसको लेकर भी अगर हम बात करें तो? देखिए रितेश, इसका असर अगर देखा जाए जमीनी स्तर पर बाहरी प्रदेशों में जब भी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं या फिर रैलियां करते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए उतरते हैं तो वो उत्तर प्रदेश की वो हर एक चीज का जिक्र करते हैं। चाहे भ्रष्टाचार अधिकारियों पर कार्रवाई हो, निसंकोच करते हैं, कोई दबाव नहीं, किसी पॉलिटिकल दबाव से हटकर भी कार्रवाई की है।
तो ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर और जनता ये उसकी जो इच्छाएं होती हैं या फिर यूं समझिए एक भ्रष्टाचार की हमेशा खिलाफ जनता रही है। जनता जो सामान्य वर्ग है वो हमेशा कहीं ना कहीं सरकार उसको ध्यान रखे या फिर उनके जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतर, तो ये सब चीजें उत्तर प्रदेश में देख मिल रही है। शायद यही वजह है। गुजरात, मैंने कहा ना, गुजरात एक अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संदेश था। उस समय 2014 में जिस तरीके से गुजरात का मॉडल दिया गया था, अब कहीं वहां पर जो तमाम जो बड़े नेता हैं एक बार फिर से वहां की जनता याद करेंगे और जनता को संबोधित के समय वहां की जनता से अपील कर रहे हैं। तो मैं अमित शाह को भी सुन रहा था, वहां पर वहां की जनता को संदेश दे रहे थे कि गुजरात में नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते एक वहां पर छाप छोड़ी है। वहां गुजरात में तमाम चीजों को लेकर अभी जो मादक पदार्थों को लेकर एक देश में एक अभियान चला, उसमें गुजरात सबसे ज्यादा वहां पर कार्रवाई हुई है। तो ये सब चीजों को लेकर के एक बार फिर से वहां जनता से एक बार अपील करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं वहां सब बन जाती है। तो यही कारण है कि क्योंकि तमाम आपने देखा होगा रितेश, बहुत सारी प्रदेश ऐसे हैं बीजेपी शासित, वहां मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में ऐसी जगह नहीं जाते हैं, प्रचार करते हैं। बिल्कुल अनूप, उसके कई कारण हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना खुद का व्यक्तित्व है, खुद की छवि है, और इसके अलावा जिस तरह से शासन करते हुए जो कदम उठाए गए हैं, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए लगातार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे हैं गुजरात के रण में भी। आप बने रहिए अनूप हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें। बड़ी खबर, रामपुर दौरे पर हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी रामपुर के दौरे पर हैं। कई कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित भूपेंद्र सिंह चौधरी की ओर से किया जाएगा। विधानसभा के बूथ पर करेंगे संबोधित। तो बड़ी और अहम खबर, रामपुर दौरे पर हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। और आपको बता दें कि आने वाले समय में 5 तारीख को उपचुनाव होना है रामपुर विधानसभा में भी। और इन सब के बीच आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का यह बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा रामपुर का। अनूप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ज्यादा बातचीत के लिए और जानकारी के साथ। अनूप, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रामपुर के दौरे पर हैं, रामपुर में उपचुनाव होना है, काफी महत्वपूर्ण उनका आज का पूरा यह दौरा रहने वाला है। देखिए रितेश, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही कि रामपुर की सीट जो कि अभेद सीट अभी तक रही है समाजवादी पार्टी के लिए, आजम खां के लिए, क्योंकि आजम खां उस सीट पे बहुत ही पकड़ मजबूत है। वो चाहे मोदी की लहर रही हो या योगी की लहर रही हो, लेकिन रामपुर की सीट हमेशा आजम खां के पास रही है। इसके पहले अगर देखा जाए तो रामपुर की जो इतिहास रहा है उस सीट का, जिस सीट पे चुनाव होना है, वो जब से विधानसभा बनी है अब तक वहां पर मुस्लिम ही विधायक जीतकर विधानसभा आता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आकाश सक्सेना पर चुनाव खेला है। आकाश सक्सेना राजा आजम खां के दूर विरोधी हैं, उन्होंने कई मुकदमे भी लगवाए थे। अब वहां कोशिश होगी, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी जब कभी चुनाव में उतरती है तो बूथ स्तर पर तैयारी करती है, उस अध्यक्ष को मजबूत करती है, वहां के कार्यकर्ताओं से संपर्क करती है, उनको एक मुख्य मंत्र देती है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है। तो ये एक चुनौती भूपेंद्र चौधरी के सामने इस बार रामपुर की जरूर हुई, क्योंकि अगर रामपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो एक इतिहास मिलेगी। हालांकि पिछला चुनाव रामपुर का हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के वाले सीट गई थी, एक बड़ी जीत हुई थी वहां पर। एक बार फिर से वहां पर बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यही वजह है कि भूपेंद्र चौधरी एक देश संगठन का एक सबसे बड़ा नेता कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जा रहा है, बूथ से मिलने के लिए जा रहा है। शीर्ष नेतृत्व का कभी जो कार्यकर्ता से मुलाकात करता है तो उनका हौसला अफजाई करता है, तो निश्चित रूप से वहां पर एक गति मिलती है, लोगों के अंदर उत्साह होता है। और लगातार मुझे भूपेंद्र चौधरी चाहे रामपुर की बात है या फिर मेरठ या फिर बात है, वो हर एक जा रहे हैं। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। बिल्कुल अनूप, काफी महत्वपूर्ण उनका दौरा है और बड़ी चुनौती इस लिहाज से भी, चूंकि पदभार ग्रहण करने के बाद भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में जब से वो अध्यक्ष बने प्रदेश के, उसके बाद पहली दफा है कि प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं। इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं आने वाले उपचुनाव रहने वाले हैं।
तो आपको बता दें कि विधानसभा के बूथ पर संबोधित उनकी ओर से किया जाएगा और किस तरह से गुड़ देते हैं वो टिप्स दिए जाते हैं उनकी ओर से, तमाम चीजों पर ध्यान रखना होगा, तमाम चीजों को देखा भी जाएगा चूंकि बेहद महत्वपूर्ण ये पूरे उपचुनाव रहने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करा दें, विश्व मत्स्यिकी दिवस पर आज कार्यक्रम होगा। मत्स्य मंत्री संजय निषाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मत्स्यिकी आनुवांशिक अनुसंधान में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विश्व मत्स्यिकी दिवस पर। मत्स्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अनूप कुमार सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से ज्यादा जानकारी के लिए। अनूप, विश्व मत्स्यिकी दिवस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मत्स्य मंत्री संजय निषाद की ओर से किया जाना है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से वो अपनी बात रख सकते हैं? आज काफी विशेष दिन है मत्स्य विभाग की ओर से देखा जाए, किसानों की आय बढ़ाने के नजरिए से देखा जाए, या फिर जिस तरह से किसान अब आधुनिक तरीके से खेती करते हुए अपनी आय बढ़ा रहे हैं उस लिहाज से देखा जाए, तो क्या कुछ बात उनकी ओर से आज अपनी पीसी में की जा सकती है? देखिए, संजय निषाद आज निश्चित रूप से अपने जो समाज के लिए और अपने जो उनके लोग हैं उनके मत्स्य विभाग के लिए या फिर निषाद समाज के लिए वो अपनी बात हमेशा उठाते रहे हैं, चाहे वो जातिगत समीकरण की बात करें या फिर अपने जो निषाद समाज के लिए उनकी हक की लड़ाई के लिए जो आरक्षण की बात उन्होंने उठाई थी। तो ये लगातार उनको अपने समाज को, अपने संगठन को जोड़ा है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो मत्स्य विभाग को लेकर कि अभी तक विभाग में क्या कुछ किया और आगे क्या कुछ रणनीति बनानी है, क्योंकि आज वहां पर तमाम जो उनके जो संगठन है उनका जो अपना निषाद समाज वो भी जुड़ने वाले हैं। जब वहां पर निषाद, हालांकि उनको केवट राज भी का निषाद राज भी कहा जाता है, उनके समाज को लोग कहते हैं, तो निश्चित रूप से उनका एक जनबल वहां पर जब पहुंचेगा तो अपने समाज को भी संबोधित करेंगे और अपने विभाग में अभी तक जो भी काम किए हैं उसका भी कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जनता को बताने की कोशिश करेंगे, अपने समाज को बताने की कोशिश करेंगे कि जब से वो इस योगी 2 सरकार में जब विभाग मिला है तब से उन्होंने क्या कुछ काम किए हैं, क्या कुछ आगे उनकी प्लानिंग है, इन सब चीजों के लिए आज वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और बताते हुए संजय निषाद नजर आएंगे। रितेश, निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अब देखना यह कि आखिर क्या कुछ उनकी ओर से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें रखी जाती। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका इस तमाम बातचीत और जानकारी देने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। योगी सरकार की युवाओं को सौगात। योगी सरकार 200 छात्रों को लैपटॉप बांटेगी। बड़ी और अहम जानकारी, 22 नवंबर को लैपटॉप बांटे जाएंगे छात्रों को। 22 नवंबर को कार्यक्रम आयोजित होगा। जिला पंचायती राज मुख्यालय में यह कार्यक्रम किया जाएगा। मंत्री बेबी रानी मौर्य आपको बता दें कि लैपटॉप का वितरण करेंगी। योगी सरकार 200 छात्रों को लैपटॉप बांटेगी। कल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला पंचायती राज मुख्यालय में यह कार्यक्रम होगा जिसमें 200 छात्रों को लैपटॉप बांटे जाएंगे। मंत्री बेबी रानी मौर्य आपको बता दें कि लैपटॉप का वितरण करेंगी 200 छात्रों में। इस बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। अयोध्या पधारेंगे मॉरिशस के राष्ट्रपति। मॉरिशस के राष्ट्रपति अयोध्या का दौरा करेंगे। राम जन्मभूमि का दर्शन करेंगे मॉरिशस के राष्ट्रपति। परिवार संग देखेंगे। पृथ्वीराज सिंह रूपन रामलला के कनक भवन में करेंगे दर्शन पूजन। तो किस तरह से मॉरिशस के राष्ट्रपति का पूरा कार्यक्रम रहेगा वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले अयोध्या पधारेंगे, फिर राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे और अपने परिवार के साथ अयोध्या में मॉरिशस के राष्ट्रपति पूजा अर्चना करेंगे। रामलला के कनक भवन में दर्शन करेंगे। दोपहर 1 बजे तक अयोध्या में ही रहेंगे मॉरिशस के राष्ट्रपति। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, मॉरिशस के राष्ट्रपति अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। भगवान राम के दर्शन करेंगे दोपहर 1 बजे। दोपहर 1 बजे तक अयोध्या में ही उनके रहने का कार्यक्रम है। अयोध्या में रहेंगे, ये बड़ी और अहम जानकारी।
बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। बीएस, मॉरिशस के राष्ट्रपति अयोध्या का दौरा कर रहे हैं, रामलला के दर्शन उनकी ओर से किए जाएंगे, किस तरह से उनका पूरा कार्यक्रम रहेगा, क्या कुछ तैयारियां अभी अयोध्या में चल रही हैं? देखो, जिस तरह से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो मॉरिशस के राष्ट्रपति विरलम रूपम जी आए हैं। पृथ्वीराज रूपम जी अयोध्या परिवार सहित आ चुके हैं। वो सुबह ही अर्ली मॉर्निंग में ही लखनऊ पहुंचे थे। लखनऊ से सीधा भगवान राम की नगरी अयोध्या में आए और पहली अयोध्या हनुमानगढ़ी का दर्शन किए। 9:30 से 10:30 तक 1 घंटे परिवार के साथ विधिवत पूजा अर्चन की। पूजा अर्चन के बाद वो राम जन्मभूमि में इस समय मौजूद है। समय भगवान राम की नगरी जहाँ भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, वो जो एल&टी के कर्मचारी हैं, जो मंदिर निर्माण हो रहा है, किस बेस पे, कैसे, किस तरह से मंदिर का निर्माण हो, एक चीज हकीकत थी वो देखने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं और परिवार से राम जन्मभूमि का दर्शन भी किए। और वहाँ जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो ट्रस्ट के सचिव चंपत राय हो, जो आरएसएस के लोग हैं उनके साथ, या एल&टी के जो कर्मचारी हैं उनके साथ मंदिर का किस तरह से निर्माण हो रहा है, वो निर्माण की हकीकत भी देख रहे हैं। और जो मंदिर भगवान राम की, जो प्रभु की अयोध्या की जो खूबसूरती है, जिस तरह मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो परिवार सहित मीडिया कर्मियों से बात भी वो किए। उन्होंने कहा कि हम धन्य हैं जो भगवान राम की नगरी में आए हैं और पहले से अधिक काल से भगवान राम की और मॉरिशस से रिश्ता रहा है। तो वो जो रिश्ता है वो हम भारत का और मॉरिशस का मजबूत बनाने की दुआ मांगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बीएस, इस तमाम बातचीत और जानकारी देने के लिए। तो किस तरह से पूरा कार्यक्रम होगा उनका, उसकी जानकारी देते हुए हमारे सहयोगी बीएस लाठी, परिवार संघ पृथ्वीराज सिंह रूपन आपको बता दें कि अयोध्या पहुंच चुके हैं और अलग अलग दिग्गजों से वो मुलाकात भी कर रहे हैं। यूपी में निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर अधिकारियों का तबादला हुआ है। आपको बता दें कि शासन ने रविवार रात नोटिस जारी कर राज्य में 8 आईएएस अफसरों का तबादला किया। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से बताते हैं। महेंद्र सिंह विशेष सचिव गिरी, रेणु तिवारी अपर आयुक्त ग्राम विकास। तबादले के बाद किस तरह से नियुक्ति हुई है, अपर आयुक्त मनरेगा का चार्ज भी रेणु तिवारी को। शेषनाथ विशेष सचिव चीनी और गन्ना विकास। एमएसएमई निर्यात प्रोत्साहन अरुण प्रकाश विशेष को। मुख्य कार्यपालक अधिकारी खादी ग्रामोद्योग और अतिरिक्त चार्ज भी अरुण को ही। योगेश कुमार विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा। पीके शिबू अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त राजस्व परिषद। सुनील कुमार वर्मा विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा। अनुराग पटेल विशेष सचिव राजस्व विभाग। और बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। देहरादून से बड़ी खबर, राज्य कैबिनेट की आज बैठक होगी। 4 बजे से सचिवालय में बैठक शुरू होगी और बताया जा रहा है कि कई प्रस्तावों को आज मंजूरी मिल सकती है। दरअसल आने वाले दिनों में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और शीतकालीन सत्र से पहले इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। 4 बजे मीटिंग शुरू होगी। किन प्रस्तावों को आज मंजूरी प्रदान की जाती है कैबिनेट की ओर से, क्योंकि आने वाले वक्त में शीतकालीन सत्र होगा और कई बड़े फैसले उसमें ली जाने की भी उम्मीद जताई जा रही है। राज्य कैबिनेट की आज बैठक होगी। देहरादून से बड़ी खबर, 4 बजे से सचिवालय में बैठक होगी और जानकारी के अनुसार कई प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है आज। तो बड़ी और अहम खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, राज्य कैबिनेट की आज बैठक होगी 4 बजे। आने वाले दिनों में राज्य में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और उससे पहले आज रणनीति तैयार होगी। अजीत कंबोज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, राज्य कैबिनेट की आज बैठक होगी, आने वाले समय में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, उससे पहले आज इस बैठक को कितना महत्वपूर्ण माना जाए? बिल्कुल रितेश, काफी महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है जो देर शाम 4 बजे से शुरू होगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अध्यक्षता करेंगे और तमाम मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर 29 नवंबर से जो शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, उससे पहले बड़े फैसले लेने का काम राज्य सरकार यहाँ पर कर सकती है। और सीधे तौर पर जो अभी
अंदर खाने जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सीधे तौर पर कैबिनेट की बैठक में एक नकल अध्यादेश लाने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है, जो पिछले दिनों तमाम घटनाक्रम हुए हैं उत्तराखंड प्रदेश में, जिसमें UKSS की भर्ती घोटाले की बात हो, विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले की बात हो या तमाम अन्य विभागों की बात हो, तो उन सभी पर नकेल कसने के लिए और सीधे तौर पर जो भी इसकी गिरफ्त में आता है, चाहे वो नकल माफिया हो या कोई आम व्यक्ति हो, उस पर कैसे नकल कर सकती है और उसको कितना कड़ा प्रावधान इसमें किया जा सकता है। तो एक उम्मीद है कि ये प्रस्ताव आज राज्य कैबिनेट की बैठक में आ सकता है। इसके अलावा सीधे तौर पर देखा जाए तो सरकार राज्य जो आंदोलनकारी हैं उनको सरकारी नौकरियों में 10% क्षतिज आरक्षण देने की एक व्यवस्था को लेकर यहाँ पर काम कर रही थी। लंबे समय से उसको लेकर राज्य का आंदोलनकारी आंदोलनरत भी हैं, तो उस पर भी अध्यादेश आ सकता है जिसको फिर विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है महिला आरक्षण को लेकर। पिछले दिनों उत्तराखंड सरकार की तमाम भर्तियों में महिलाओं को जो आरक्षण मिलता था उस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था। अब उसको कैसे यहाँ पर दोबारा इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो इसको लेकर प्रस्ताव लाने की तैयारी राज्य कैबिनेट की बैठक में है और उम्मीद यही है कि तीनों अध्यादेश कैबिनेट से पास होकर फिर सीधे तौर पर विधानसभा के पटल पर आएंगे, वहां से फिर ये कानून की भूमिका में होंगे। जी, यानी कुल मिला के कहा जाए तो आज की पूरी कैबिनेट बैठक काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, चूंकि आने वाले वक्त में शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका इस तमाम बातचीत और जानकारी देने के लिए। 4 बजे मीटिंग शुरू होगी और कई महत्वपूर्ण फैसले हैं जिसको आज मंजूरी प्रदान की जा सकती है, जिस तरह से हमारे सहयोगी अजीत कंबोज ने जानकारी दी। उधर देहरादून में देवप्रयाग से बीजेपी विधायक विनोद कंडारी ने समाज सेवा का अनूठा तरीका निकाला है। उन्होंने हर वर्ष अपनी विधानसभा में टॉप करने वाले 10वीं के छात्रों को निजी खर्च पर भारत दर्शन करवाने का जिम्मा लिया है। देश की संसद का भ्रमण करना हो या फिर प्रदेश की विधानसभा देखने के लिए जाना हो, कंडारी सभा आपको बता दें कि कंडारी सभी टॉपर छात्रों को स्कूली ज्ञान से निकालकर बाहर की दुनिया दिखा रहे हैं, जिससे छात्रों में नए उत्साहवर्धन का संचार हो रहा है। एक थीम रखी अपनी विधानसभा के बच्चों के लिए कि भारत दर्शन कार्यक्रम, और 2 साल कोविड के कारण मैं इसको नहीं जा नहीं पाया था। मैंने उसकी शुरुआत पिछले 2-3 साल पहले कर ली थी। जो बच्चे मेरी विधानसभा में हाई स्कूल टॉप करते अपने विद्यालय को, उन बच्चों को हम शैक्षणिक भ्रमण के रूप में मैं खुद स्वयं उनके साथ में जाता हूँ। तो जैसे कि अभी हम जैसे पिछली बार हम बच्चों को जो IME लेके गए, आपको जो है सैन्य धाम, ये क्या बोलते उसको, आपको विज्ञान भवन दिखाया, बाबा रामदेव दिखाया, दिल्ली में संसद भवन दिखाया, राज्यसभा दिखाया और बहुत सारे जैसे IIT रुड़की दिखाई। तो इस बार हमारा जो प्रोग्राम है वो 16 तारीख को देहरादून से शुरू होगा। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, अपने विधानसभा देखने जाएंगे, अपने गवर्नर साहब का टाइम हमने लिया है, सारी चिट्ठी हमने भेज दी, उसके बाद उनको उत्तर प्रदेश लेके जाएंगे। जैसे IIT कानपुर, इस बार हम IIT कानपुर में बच्चों को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। IIT जो कानपुर के अंदर जो औद्योगिक इकाई है उसको दिखाने का काम कर रहे हैं। जैसे 15 तारीख शाम को वो ऋषिकेश पहुंच जाएंगे, तो शाम को ऋषिकेश को हम उनको गंगा आरती दिखाएंगे, उनको अयोध्या राम मंदिर दिखाने ले जाएंगे। तो बहुत सारे हमारे प्रोग्राम से जो हम कल फाइनलाइज कर दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी है।